तो नेक्स्ट है WBC या वाइट ब्लड कैप्सूल्स, या फिर इसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, लाइक हेमोग्लोबिन नहीं होता इसके अंदर। दूसरी चीज़, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और रिलेटिवली लेसर इन नंबर इनका कम होता है। इनका नंबर कितना होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड देंगे तो उसमें जो इनका नंबर होगा वो 6000 to 8000 होता है। हमने आरबीसी में देखा था कि मिलियंस में उसका नंबर था, यहाँ पे नंबर कम होता है इनका। अब ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इनका लाइफ स्पान भी शॉर्ट होता है। और 2 टाइप्स के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इनका। बेसिकली जो WBC होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब जिनका अपीयरेंस ग्रेनुल्स की तरह हो, है ना, तो उनको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। जो दिखने में ग्रेनुल्स की तरह दिखाई दे उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और एग्रेनुलोसाइट का मतलब जो नॉर्मल दिखती है, ग्रेनुल जैसा, उनमें कुछ अपीयरेंस नहीं होता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स के भी 3 टाइप हैं, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है, इसमें 60 to 65% होती है। न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब आप जानते हैं, सेल्स जो होती हैं किसी चीज़ को इनगल्फ कर लेती हैं और डाइजेस्ट कर देती हैं, वो फैगोसाइटोसिस बोली जाती है। तो इनका जो नेचर होता है, ये बैक्टीरिया वायरस जो भी इन्फेक्शन बॉडी में जा रहे हैं उनको खा जाती हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं, है ना। तो ये इनका जो नेचर है वो, ये सब एक जो WBC होता है वो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। जितने भी बाहर से कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आ रहा है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, उसको ये इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, एक सेल है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है तो इसके चारों तरफ ये बढ़ करके इसको कवर करके अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी। और इसमें लाइसोजाइम्स वगैरह एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम होता है जो अटैच होकर के उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा जो है न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है। इसके बाद जो सेकेंड होता है वो इयोसिनोफिल्स होता है। इयोसिनोफिल्स, आप लोग सुने होंगे कि इस्नोफिलिया हो गया लोगों को, तो उसमें यही नंबर बढ़ जाता है, इयोसिनोफिलिया, यानी ब्लड के अंदर जब इयोसिन या इयोसिनोफिल्स की जो नंबर है वो काउंट है जब बढ़ जाता है तो उसको इस्नोफिलिया बोलते हैं। तो इयोसिनोफिलिया भी नाम इनका क्यों रखा गया ये एक अलग मैटर है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो इयोसिन से ये स्टेन लेता है, इसलिए इसको इयोसिनोफिल्स बोलते हैं। और बेसोफिल्स जो थर्ड होता है वो बेस से कलर लेता है, इसलिए इसको बेसोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कलर नहीं लेता है उसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये हालांकि आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, इसको आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि इयोसिनोफिल क्या है, बेसोफिल क्या है। तो इयोसिनोफिल का जो परसेंटेज होता है वो 2 to 3% होता है। और ये एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट होते हैं, जहाँ भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वहाँ ये अपना वर्क करते हैं, उसको शो करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में इनका मेन रोल होता है। एलर्जिक रिएक्शन किस तरह से होता है इनका हम लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से ये होता है रिएक्शन। इसके बाद जो थर्ड है इसमें यह है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल जो होता है वो हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये और हिपेरिन, ये 3 चीज़ सिक्रीट करती है और इनका रोल होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। और इनका जो परसेंटेज है वो कितना है, 0.5 to 1%। तो ये इनका एक तरह से डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट का, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इयोसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं। तो एसिड बेस न्यूट्रल, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये 2 to 3% ये बेसोफिल जो है 0.5 to 1%। एंड न्यूट्रोफिल्स या इसको पॉलीमार्फ भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65% होता है। जनरली जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है ब्लड के अंदर तो यही सब का नंबर जो है ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसी को काउंट किया जाता है, देखा जाता है कि ये कितना बढ़ा हुआ है। बाकी एलर्जिक रिएक्शन होगा या स्नोफिलिया होगी तो ये बढ़ेगा, और कुछ समस्याएं होती हैं तो इधर की चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये आपका एक तरह से ग्रेनुलोसाइट का डिस्क्रिप्शन है। अब हम लोग बात करेंगे एक ग्रेनुलोसाइट में। तो एक ग्रेनुलोसाइट मतलब उसमें कोई भी ग्रेनुलर अपीयरेंस नहीं होता, ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर उसके सेल में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो 2 टाइप्स की सेल हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट आपने नाम सुना होगा, जो लिम्फोसाइट होता है वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। उसमें 2 तरह की होती हैं लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट।
और ये बेसिकली जो इम्यूनिटी हमारी होती है वो इन्हीं पे डिपेंड होती है। तो बी और टी सेल का आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से इम्यूनिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, कैसे इन्फेक्शन से या बाहरी चीज़ों से लड़ती हैं, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है। आपको इतना जानना है कि लिम्फोसाइट जो होती हैं वो बॉडी के डिफेंस सिस्टम होती है और 2 टाइप्स की होती हैं, बी और टी फॉर्म्स, और इनका जो परसेंटेज है वो 20 to 25% है। इसके अलावा मोनोसाइट्स भी होती हैं कुछ 6 to 8%, ये भी फैगोसाइटोसिस नेचर की थी। फैगोसाइटोसिस किस चीज़ का होगा? जो भी बाहरी चीज़ हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं हैं, बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको ये फैगोसाइटोसिस कर जाती है। इसके बाद प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है, बहुत ज़्यादा नंबर इनका भी होता है। और ये इसमें जो प्लेटलेट होता है ये मेन इसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और अगर इनका नंबर कम हो जाए, 1.5 लाख से कम हो जाए, 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए, तो फिर ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी में कहीं से भी। डेंगू के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। आप सुने होंगे कि प्लेटलेट काउंट गिर गया, और प्लेटलेट काउंट गिर गया और मरीज को जो है दिक्कत हो रही है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, इवन ब्लीडिंग होने लगती है, कहीं से भी, नाक से, मुंह से, एनस से, यूरिन पैसेज से, कहीं से भी ब्लड आ सकता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर ब्लड के अंदर, वो फिर इसमें कमी हो जाती है। कुछ फैक्टर होते हैं जो थ्रोम्बोसाइट ही प्रोड्यूस करता है या उसके अंदर होते हैं, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो ये आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया कि जो ब्लड के कंपोनेंट हैं, फॉर्म एलिमेंट हैं, उनमें कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और इनका कितना नंबर होता है और किस तरह टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख लिया है। अब इनका रोल आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है।